हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। और अभी अभी किसी ने लिखा है कि सर आपके लेक्चर का पायरेसी हो रहा है गया में। तो थोड़ा डिटेल भी मेरे को ऋतिक जी व्हाट्सएप पे भेज दें कि क्या पायरेसी कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, फिर हम लीगल एक्शन ले लेंगे। अच्छा खासा उनको हर्जाना भी भरना पड़ेगा ताकि मेरी फी जो है वापस वसूल हो जाए। बस वो बता दें आप कि पायरेसी कैसे हो रही है। क्या मेरे लेक्चर को लोग निकाल करके उसी को दे रहे हैं, डायरेक्टली मेरे से कोर्स परचेज करके उसको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ है या क्या हो रहा है? और यार हम कितने बड़े आदमी हुए हैं जो पायरेसी हो रही है, बताओ। बड़ा अलग तरह, मतलब क्या बोले बेटा, थोड़े मतलब वजन महसूस हुआ है ऐसे चीज बोलते हो तो। हाँ, अभी तक जो थे, अभी तक म्यूजिक पायरेसी होता था, मूवीज में पायरेसी होती थी। हाँ, अब बताओ, अब हमारे इनऑर्गेनिक में भी लोग सेंध लगा रहा है यार, कहाँ जाएंगे? क्यों मेरे पेट पे लात मारते हो दोस्त आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कि ये अच्छी न्यूज है कि बुरी न्यूज है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? बड़ा एकदम मिक्स्ड वाली फीलिंग आ रही है। अब हम धीरे धीरे सोच रहे हैं यार पायरेसी हो रही है इसलिए तो बच्चे कम नहीं आ रहे हैं, या दूसरी तरफ लग रहा है कि पायरेसी हो रही है। यार कितनी बड़ी हस्ती हो गई कि पायरेसी हो रही है, हैं? चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो पहला लेक्चर था, यूनिट 3 एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एसिड बेसिस एनहाइड्राइड्स एंड स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू किया था। ठीक है, अब है कि उस चीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ध्यान से, हम लोगों ने यह क्लियर किया था क्यों मेटल का हाइड्रोक्साइड ये बेस ही क्यों है, एसिड है या बेस है। हम लोगों ने इसको डील ऐसे किया था सॉल्यूशन में कि ईएन डिफरेंस निकाल लो NaO बॉन्ड का, और ईएन डिफरेंस निकालो OH बॉन्ड का। 3.5 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 2.6, और 3.5 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 1.4। तो चूंकि ये काफी ज्यादा है, तो Na और O वाला बॉन्ड आयोनाइज होगा वाटर में जाने पर। मतलब NaOH को आप वाटर में डालेंगे तो Na और O वाला बॉन्ड आयोनाइज होगा, और Na प्लस एक्वस और जोर OH माइनस एक्वस आया, इसीलिए NaOH को बेस बोला गया। हमने यही पढ़ाया। एक एग्जांपल और लेके दिखा दे हूं आपको। मान लो हमने लिया HOCl। मेरा फिर वही सवाल है, एसिड है या बेस है? सॉल्यूशन कैसे आओगे? ईएन डिफरेंस OCl बॉन्ड का, ईएन डिफरेंस OH बॉन्ड का। तो ये तो फिक्स है 1.4 बेटा, और दिस वन बिकम्स 3.5 माइनस 3.0 इक्वल्स टू 0.5, एंड ये जो है दिस वन इज नाउ लार्जर देन दिस वन। इसीलिए आपका जो HOCl है इसमें OH वाला बॉन्ड आयनाइज होगा, इसीलिए इसको वाटर में आपने डाला तो H प्लस जोड़ OCl माइनस आया एक्वस में। तो इस तरह से HOCl को आपने एसिड बोला। तो बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बनाया था। एसिड और बेस को पहचानने का एक बेसिक नजरिया हमने क्लियर किया, और कंक्लूजन में भी लिखे हम लोग कि इस तरह से मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसेस होते हैं और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एसिड होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण एक्सो बॉन्ड का ईएन डिफरेंस लो होता है। OH बॉन्ड का ईएन डिफरेंस एब्नॉर्मली इसकी वजह से हाई हो गया उधर, तो वाटर में जाने पर OH आयनाइज हुआ। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर का ये पहला पेज है आपका।
आ जाइए आगे बात करें हम लोग, ध्यान से देखें। अब मैं बात करूं कि यहां बारी बारी से एसिड और बेसिस की बात है, तो लेफ्ट साइड में बेसिस लिख रहा हूं और राइट साइड में एसिड्स लिख रहा हूं। ये जो है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं, किस चीज के? मेटल्स की। क्या है बेटा ये? मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स। सर आपने बोला एक्सो एच टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, तो ऑक्साइड में तो एक्सो एच नहीं है। तो एक्चुअली जो मेटल का ऑक्साइड है, मान लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +m, तो आप जब इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को अपन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। नॉन मेटल को भी आप वाटर में डालते हैं, उसको भी हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मेटल को भी वाटर में डालते हैं, हाइड्रोलिसिस हुआ। कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, रिएक्ट किया, हाइड्रोलिसिस। रिएक्ट करने पर हाइड्रोलिसिस। अच्छे से आ जाए आप। तो मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो वो ऑलरेडी मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसीलिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है। ठीक है, एक हुआ आपका एनहाइड्रस विदाउट वाटर, एक हुआ हाइड्रेटेड सॉल्यूशन या हाइड्रेटेड एक्वस जो कह ले विथ वाटर। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस पानी है। ऑलमोस्ट करीब करीब सेम केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं। सही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बेस नहीं बोलते हैं, इसको सूखा हुआ फॉर्म बोलते हैं, बेसिक एनहाइड्राइड। बेस और बेसिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बेसिक एनहाइड्राइड को, बेस का एनहाइड्राइड सूखा हुआ ड्राई फॉर्म, बेसिक एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो बेस में कन्वर्ट हो गया। बेसिक एनहाइड्राइड का बेटा जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो बेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप ले सकते हो, जैसे Na2O है, आपने वाटर में डाला तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में NaOH बन गया। जैसे ध्यान से, अगर मान लो आपने लिख दिया FeO +2 में है, तो वाटर में डालने पर, हालांकि इसको हिट करना पड़ता है, +2 वाला ही बेटा हाइड्रोक्साइड बनेगा। नहीं समझे? 3 वाला नहीं बनेगा, जैसे 3 भी तो होता है आयरन का। तो मेटल ऑक्साइड में मेटल जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके हाइड्रोक्साइड में उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, दोनों एक ही चीज है। यही वजह है कि हमने बोला कि बेस कौन है, तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, क्योंकि ऑक्साइड भी वाटर में जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसेज। ध्यान से देखें, अब है एक्सेप्ट oxides and hydroxides of बेरिलियम, जिंक, S ब्लॉक से बेरिलियम, D ब्लॉक से जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन लेड एंड सम अदर्स। और भी हैं थोड़े कुछ, लेकिन अभी अदर्स को इग्नोर कर ले। ठीक है, मैंने बोला कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, चलो, oxides and hydroxides of metals are basic except the oxides and hydroxides of beryllium, zinc। ध्यान से देखें, किसको किसको छोड़ के? बेरिलियम, जिंक, S ब्लॉक से एक एलिमेंट, D ब्लॉक से एक एलिमेंट और P ब्लॉक से 2 पेयर है, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन लेड एंड सम अदर्स। और भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन अदर्स को अभी छोड़ के चलते हैं। अब आ जाइए एसिड्स वाले पर। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ, इस बार क्या आएगा? नॉन मेटल्स आर एसिड्स और एसिडिक इन नेचर। एसिड्स और एसिडिक इन नेचर। अच्छे से देखेंगे, वही बातें जो पिछले लेक्चर में हुई, अभी तक वहां कुछ नया चीज हमने नहीं लिखा है। मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक और नॉन मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिडिक।
ठीक है, यहां भी कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट, ध्यान से देखें, CO, NO, N2O, H2O and OF2, these are neutral, these are neutral oxides. न्यूट्रल ऑक्साइड्स मतलब neither acidic nor basic. अच्छे से क्लियर करना होगा आपको, मजाक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, थोड़ा भी हल्के में ना ले। मेटल वाले में हमने लिखा है, मेटल में मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बेस या बेसिक होते हैं, कुछ को छोड़ के, मतलब वो हाइड्रोक्साइड्स वाटर में जाने पर OH माइनस देते हैं, कुछ को छोड़ के वो कौन है जो बेसिक नहीं है? एक ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, जिंक मतलब BeO या BeOH होल 2, जिंक मतलब ZnO या ZnOH होल 2, एल्यूमिनियम गैलियम Al2O3 या AlOH होल 3, उसी तरह गैलियम का भी GaOH होल 3, और साथ में टीन लेड। लेकिन टीन और लेड का दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक +2 और एक +4। तो दोनों की बातें की जा रही है, SnOH होल 2 की भी और SnOH होल 4 की भी। दोनों में से ऐसा नहीं कि एक की बात हो रही है, दोनों की बातें की जा रही है, +2 वाले की भी और +4 वाले की भी। इनको छोड़ के, इनके अलावा थोड़ा भी थोड़ा, सर ये क्या है? एक्चुअली ये एम्फोटेरिक है। क्या है ये? एम्फोटेरिक। अगर आपको एसिड बेस का पिछला लेक्चर याद हो, जहां पे हमने आपको ये डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस में, अगर आपको वो लेक्चर याद हो तो आप ध्यान दें, हमने वहां पे आपको बताया था दो टर्म, एक एम्फोटेरिक और एक एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक Bl कॉन्सेप्ट का पार्ट था, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का पार्ट था। वैसा सब्सटेंस जो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड और ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस दोनों होता है, उसको हम लोग एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, ना कि एम्फोटेरिक। जबकि हमने बोला था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में वैसा सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों है, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। मतलब ये जो आपने छोड़ा, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों है, जबकि मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सिर्फ बेसिक होते हैं, बेसिस होते हैं, उसमें एसिड नहीं होता। लेकिन इनको छोड़ के ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों। अब आ जाइए एसिड्स पे, हमने बोला नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एसिड्स या एसिडिक होते हैं, वहां भी कुछ को छोड़ के, किनको किनको? CO, NO, N2O, H2O, OF2। रिपीट करो, अगर आप ऑफलाइन में भी मेरे सामने होते तो हम सबसे आवाज लगवा के चिल्लाते क्लास में, आपको 4 बार हम बोलते जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो, ताकि आपको उसी समय मेमोराइज हो जाए वो अच्छे से, इधर इसका भी उसका भी। लेकिन ऑनलाइन में हम बोलेंगे भी चिल्लाने के लिए तो तुम मुंह बंद रखोगे और बोलूंगा यहाँ पे। अगर आपसे तुमसे पूछे कि चिल्लाए हो जी चैट में बताओ, तो बोलोगे यस सर, लेकिन मुंह क्यों खोलोगे? मुंह तो तब खोलते हो जब बाहुबली की इसी सीन की वजह से पूरी मूवी हुट हो गई थी, वाह मोदी जी वाह, मुंह तो उस समय खुलता, इनऑर्गेनिक में क्यों खुलेगा? तो CO, NO, N2O, H2O, OF2, ये पांचों को छोड़ के एक्चुअली ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अच्छे से मेरी बात को समझे। हमने बोला जैसे मेटल के ऑक्साइड, मान लो नॉन मेटल का ऑक्साइड है कोई, ध्यान से, +M ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वाटर डालने पर उसका एक बार फिर से हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा, ध्यान से, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे, ध्यान से, इस चीज को हमने हाइड्रोलिसिस बोला, इसको आप बोलेंगे एसिड, और ये कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एंड बोर्ड पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम होगा। एक बार फिर से दोनों का ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, दोनों का ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। सर यहां भी कुछ एग्जांपल करके दिखा दो। मान लो N2O5 लिया हमने और आपने वाटर डाला, ध्यान से देखो, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा? सर +5, तो +5 में ही एसिड बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड।
तो ये कहलाएगा नाइट्रिक एसिड और ये हुआ नाइट्रिक एनहाइड्राइड। क्या हो गया? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो मैं एनहाइड्राइड को डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए एनहाइड्राइड पर अभी नहीं जाना। इस पहले पेज में क्या हमने लिखा उसका मसला एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं शॉर्ट में, जो भी लोग बाद में आए हैं वो भी देख सकते हैं, या जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा वो उनका रिवीजन। हमने बोला बेटा कि स्टार्ट किया हमने कि पिछले लेक्चर में हमने ये सिखाया है कि एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं ईएन डिफरेंस के बेसिस पर, वो हमने दिखा दिया, ठीक है। और पिछले पेज का ये कंक्लूजन था कि मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसेस होते हैं और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एसिड्स होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो उसके वजह से OH बॉन्ड का ईएन डिफरेंस बढ़ जाता है, वहां आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और मेटल का ईएन कम होता है, उसके वजह से OH बॉन्ड का ईएन डिफरेंस लो और एक्सो बॉन्ड का ईएन डिफरेंस हाई। तो वाटर में जाने पर OH माइनस आसानी से मिलता है। चलो ये बातें हो गई थी, हमने एग्जांपल किया। अब हमने बेसेस और एसिड्स फिर से लिखे। आज हमने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड किया, जो पिछले क्लास में हमने लिखा था कि मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, आज हमने ये चीज लिखा कि मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स, दोनों की बातें की है। ये बेसेस होते हैं या बेसिक होते हैं नेचर में। तो सर ऑक्साइड की बातें क्यों की आपने? ऑक्साइड तो में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो वो OH माइनस कैसे देगा? तो हमने बोला जैसे ही आप ऑक्साइड को OH माइनस देने के लिए वाटर में डुबोएंगे तो वो अपने आप हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा। हाइड्रोलिसिस में जाने के बाद वो कन्वर्ट कर जाएगा हाइड्रोक्साइड में। तो ये मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है इसको आप बेस बोलेंगे, और ये बिना पानी वाले पार्ट को, इसको आप बेस का एनहाइड्राइड सूखा हुआ फॉर्म, ड्राई फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। सवाल यह है कि जब भी आपको किसी बेसिक एनहाइड्राइड का, ऑक्साइड मतलब एनहाइड्राइड का बेस लिखना हो करस्पॉन्डिंग, तो आप यह ध्यान रखेंगे कि उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे क्रोमियम का +2 भी है और क्रोमियम का +3 भी है। तो आपको बोला जाए कि Cr2O3 एनहाइड्राइड का बेस CrOH2 होगा या CrOH3, आप बोलेंगे Cr2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसीलिए इसका बेस जो बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद वो CrOH2 नहीं बनेगा, CrOH3 बनेगा। बातें समझ में आई होंगी। फिर हमने बोला कि मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बेस होते हैं, कुछ को छोड़ के। वो कुछ कौन? तो सारे के सारे ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एक ही होता है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक एक ही होता है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एल्यूमिनियम गैलियम एक ही होता है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3, हालांकि गैलियम का +1 भी होता है, लेकिन इग्नोर कीजिए, +3 पे ही चलिए। और साथ में टिन लेड, लेकिन टिन लेड का 2 तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जाना होगा इन चीजों को, +2 एंड +4। तो इनके सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है नेचर में। एम्फोटेरिक मतलब उनमें एसिड का भी कैरेक्टर है और बेस का भी कैरेक्टर है। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, दोनों कैरेक्टर है, ठीक है। अभी शॉर्ट में समझाएं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। एसिडिक एज वेल एज बेसिक की बातें हमने की, लेकिन ये एम्फोटेरिक कुछ और भी सब्सटेंसेज हैं जिसका हमने जिक्र अभी नहीं किया है, सम अदर्स लिख के छोड़ दिया, आगे जिक्र में लाऊंगा। राइट साइड हमने लिखा एसिड्स। एसिड्स में हमने क्या लिखा दोस्तों? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिड्स और एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फिर वहां भी हमने कुछ को छोड़ के लिखा CO, NO, N2O, H2O, OF2, वो सारे ऑक्साइड्स हैं। और ये इस बार एम्फोटेरिक नहीं है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ये न्यूट्रल है, मतलब निदर एसिडिक नॉट बेसिक, ना तो इनमें एसिड का कैरेक्टर और ना बेस का कैरेक्टर है, ये न्यूट्रल है। इसका भी क्या मतलब है हम ये आपको आगे समझाएंगे। फिर हमने वहां भी लिखा जिस तरीके से आप मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं और दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली आप अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड प्रोड्यूसेस एसिड हाइड्रोक्साइड OH वाला। दोनों में एक बार फिर से वंस अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। फिर हमने यहां भी यही बोला कि आप N2O5 को वाटर में डालें, तो चूंकि N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो जो इसका कैरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा वो +5 में बनेगा, HNO3 नाइट्रिक बनेगा। आपने एक एसिड नाइट्रोजन का सुना होगा, नाइट्रस, नाइट्रस नहीं बनेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि N2O5 एनहाइड्राइड का, ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आता है कंपटीशन में, N2O5 एनहाइड्राइड का एसिड
HNO2 नाइट्रस क्यों नहीं होगा? तो आप बोलेंगे एनहाइड्राइड और उसके एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है 99.99% में, बाकी जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, आपको मालूम है, आगे साबित करेंगे इसको। तो पहले पेज में हमने ब्रीफ किया इस चीज को, आप स्क्रीनशॉट ले। सेकंड पेज में अब मैं पहले बेस को आगे बढ़ाऊंगा, बेस वाला टॉपिक खत्म होगा, फिर एसिड वाले टॉपिक में जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मेरे को बताएं आपका क्लियर हुआ या नहीं, और आप स्क्रीनशॉट लें इन चीजों का प्लीज। जी, इनऑर्गेनिक को हम लोगों के जो पढ़ने का तरीका है, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग स्टैंडर्ड 9th 10th से चीजों को उठाते हैं। कोई भी टॉपिक आपने अभी ही फील किया होगा, एसिड बेसिस का हमने पहला लेक्चर लिया, हालांकि अगर मैं चाहूं तो एक लेक्चर में चीजों को वाइंड अप कर सकता हूं बड़ी आराम से, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, अगर आपका 9th 10th में वो बेस अच्छा नहीं है, मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का केमिस्ट्री में 9th 10th का पुअर रहता है, अच्छे से वो नहीं करते क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें, और वहां इनऑर्गेनिक ही सबसे ज्यादा। 9th 10th के चैप्टर्स को आप देखें तो उसमें सारे इनऑर्गेनिक ही है 90% से ज्यादा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मेटलर्जी, ये सारे चैप्टर्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप ये सारे चैप्टर्स 9th एंड 10th के। तो मेजर चैप्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक के होते हैं, और बच्चे वहां पर केमिस्ट्री में गड़बड़ कर रहे होते तो इधर आके उनकी केमिस्ट्री खराब हो जाती है। इसीलिए मैं किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करता हूं तो आप हमेशा गौर करते होंगे टॉपिक में, हर टॉपिक में स्टैंडर्ड 9th से शुरू करता हूं, ताकि आपने अगर पीछे कोई पाप किया है तो उसको मैं धो दूं पहले अच्छे से, फिर आगे हम लोग एपेक्स लेवल तक जो जेई का रिक्वायरमेंट है या जो नीट का रिक्वायरमेंट है हम लोग वहां तक रीच करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता हो कि ये चैप्टर, ये टॉपिक लंबा हो रहा है, ये टॉपिक बड़ा हो रहा है, लेकिन आप ये भी सोचे कि आपको समझाना, सिखाना, आपसे क्वेश्चंस मुस्कुराते हुए बने, ये भी तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं साथ में। तो उसके लिए अगर आप टाइम देंगे नहीं तो मैं करूंगा क्या? मेरे को थोड़ी ना बहुत सारा पढ़ाने का शौक है। आप ही सोचे, क्यों ना ऐसा हो कि बहुत कम टाइम में मैं अपने सिलेबस कंप्लीट करके निकल लूं, ताकि मैं अगर चाहूं तो जितना आपसे मैं टाइम लेता हूं, अगर फाउंडेशन वालों का मैं 100 लेक्चर लेता हूं तो मैं चाहूं तो 50 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लूं, टारगेट वालों का अगर 80 लेक्चर लेता हूं तो चाहूं तो 40 में कंप्लीट कर लूं। लेकिन उससे क्या होगा, मैं सिर्फ कंटेंट सिलेबस का दे पाऊंगा। ये जो आपको हमेशा जो आपने गड्ढे खोद के रखे, मैं उसको भरने की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। आप चलेंगे, लेकिन कब चलेंगे कब गिरेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हर टॉपिक में एलिमेंट्री लेवल से एकदम जो बेसिक्स होते हैं 9th 10th वाले, वहां से लेके शुरू करता हूं। रिलेटिवली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समस्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि वहां 9th 10th में आपने फिजिकल में कुछ है ही नहीं, ना आयनिक इक्विलिब्रिया है, ना इक्विवेलेंट वेट है, ना टैट्रेशन, कोई ऐसा कोई टॉपिक, ना केमिकल काइनेटिक्स है, ना सॉल्यूशन, कुछ उस तरीके का पढ़ना नहीं था। जो है यहीं से स्टार्ट करना, बिगिनिंग भी यही है और यहीं पर उसको फिनिश भी करना। लेकिन इनऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम है कि आपका 9th 10th वाला पाप, मतलब 4 सालों का कोर्स, 9th 10th 11th 12th, ये 4 सालों का कोर्स आप यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इत्मीनान से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, अच्छे से करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क करें। और मेरा एक ही मकसद रहता कि कुछ भी हो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए इनऑर्गेनिक का, देखिए, मुस्कुराइए और टिक मारिए। मेरा यही मकसद रहता है। यह नहीं कि उलझे हुए, उलझे पढ़ना नहीं है, देखना, मुस्कुराना, टिक करना। कोई भी चीज को इतने दफे हम लोग खुद रिपीट करते हैं वो याद हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ, अब हम लोग प्रॉपरली चलते हैं बेसेज में। बेसेज, आराम से आ जाए। हमने क्या बोला? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। हमने क्या बोला? एक्सेप्ट, ध्यान से, ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, जिंक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, याद हो जाना चाहिए अब, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड टीन लेड, SnPb ब्रैकेट में, एंड सम अदर ऑक्साइड्स टू, और भी थोड़े बहुत ऑक्साइड्स भी हैं, लेकिन उसको अभी हमने इग्नोर कर रखा। अब आ जाइए, अब मैं चीजों को आ रहा हूं यहां पे लेके। हमने लिखा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिस एंड बेसिक एनहाइड्राइड्स, ये भी हमने डिस्कस किया। अगर कोई MOH बेस है, हमने क्या पढ़ा था याद करें? बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट एंड डाउन था, बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ,
लेफ्ट एंड डाउन था क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज हो गया था, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम हो गया था। ठीक है, तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पढ़ाया न रे? तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के भी इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखो। एसएस क्रिएटिव मोटिवेशनल फैक्ट आपको हमने दूसरे चैनल पे भी एक दिन ब्लॉक किया है। अब आपकी बारी है आज इस चैनल से भी ब्लॉक होने की। अभी मैं आपको इस चैनल से भी ब्लॉक करता हूं, ठीक है, और दोबारा तुम नहीं देख पाओगे कभी कोई। तो चलो, ये अब इनके बारे में हमने बोला कि ये जो है, अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूं आपको, दीज आर एम्फोटेरिक। इंटरनेट की यही प्रॉब्लम है, दीज आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज। इंटरनेट का यही प्रॉब्लम है कि इंटरनेट पर मां बाप भाई के सिवा आप किसी को कुछ भी लिख सकते हैं। यही इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलो इसको पहले ब्लॉक कर ही दिया जाए। माफ कर दीजिए, क्यों लिख रहा है बेटा? चलो ब्लॉक कर दिया। द बाबू साहब कैसे हैं सर? प्रणाम आपको। देखिए, आपके नाम से हम आपका नाम गेस करते हैं, आप सौरभ हैं शायद, और 3-4 सालों पहले हमसे पढ़े हैं। शायद आप सौरभ हैं, और अभी शायद किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। क्या हम सही हैं? अरे वाह, चलिए थैंक यू। और बाबू साहब ये भी बता दीजिए, एक बार हम भूल गए हैं, किस मेडिकल कॉलेज से हैं? शायद देहरादून में कहीं थे आप। हाँ, याद आया। चलिए, अच्छा लगा, बीच बीच में आप लोग भी आते हैं, देखते हैं। क्योंकि जब आप लोग बताते हैं कि कहीं सर पढ़ रहे हैं अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग या मेडिकल हो, तो हमारे बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उन लोगों को थोड़ा इंस्पायरेशन मिलता है। और अब लीजिए, अब हम देखिए सौरभ, अब बेटा हम भी इसी क्लास में हैं, आशीर्वाद बनाए रखे जरूर बेटा। हम भी इसी क्लास में, आप भी इसी क्लास में हैं। और देखिए अभी सामने एक गधा आया है, ऋतिक। इस डफर को देखिए, अब हमसे नहीं कोई टिप्स मांग रहा है, अब टिप्स आपसे मांग रहा है कि भैया कोई टिप्स दीजिए। अब बताइए, अब बताइए, इसी को क्या बोलते हैं? इसको भिंगा के जूता मारना जो बाबूजी बोलते हैं कहावत, वो यही कहावत है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अब हमको छोड़ दिया, पूछ भी नहीं रहा, आपसे पूछना शुरू कर दिया कि भैया टिप्स दीजिए। बताइए क्या बेटा दिन आ गया है। थैंक यू सौरभ, अच्छा लगा बेटा। आते रहिए बीच बीच में, बच्चों से बातें करते रहिए, और जब ऑफलाइन स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली एक दिन क्लास आइए, और क्लास में आकर के बच्चों को बताइए कि आपका इनऑर्गेनिक का सफर कैसा रहा। अच्छा सौरभ, एक लाइन बस, चूंकि आप पढ़ के आप चले गए हैं, एक लाइन बस, एक लाइन सौरभ, एक लाइन आपसे यहां पर एकदम सबके सामने पब्लिकली पूछेंगे, ये लाइन आप बस बता दें। क्या आपको जितनी इनऑर्गेनिक हमने पढ़ाया था उस समय में, जो आपके लेक्चर में मेडिकल जो भी आपका बैच था, जितना पढ़ाया था, हमने ज्यादा पढ़ाया या कम पढ़ाया, या उतना नीडफुल था? एक मिनट सौरभ, आप चूंकि नीट के स्टूडेंट रहे, एकदम ट्रूली सबके सामने ये बात बताएं कि जितना हमने आपको पढ़ाया वो सबका नीड था, या हमने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, या कम? एकदम ऑनेस्टली आप बता दें, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे कभी कभी कुछ लोगों को रहता है इशू, इसलिए एक बार जरूर ये बात बताएं कि जितना कंटेंट हमने आपको दिया, वो कंटेंट पूरा नीडफुल था, या ज्यादा था थोड़ा, या बहुत ज्यादा था, या कम था, या सब सही था? देखिए मैंने क्या लिखा, आपने ज्यादा या कम पता नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन सारे नोट्स से ही थे। एग्जैक्टली अब उम्मीद है सारे नीट वाले स्टूडेंट को यह समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस आपके नोट्स से आएंगे, इसीलिए जो कंटेंट हमको डिफाइन करना वो हम करते हैं। और सौरभ ये बताइए दूसरी बात, आपके बैच में क्या लेते नहीं है, मजाक करते थे या नहीं?
ये बात भी बता दे जरा। बाकी इस बैच वालों को लगता है कभी कभी कि सर हम लोगों के साथ सिर्फ ऐसा करते हैं, इसलिए जानना जरूरी है ये चीज। क्या आप लोगों के बैच में ऐसा होता था कि नहीं, मेडिकल वालों के साथ हम थोड़ा मजा लेते थे? हमेशा से हमारी लेते थे सर। लेकिन बेटा प्यार करते हैं ये तो मानना पड़ेगा, मेडिकल वालों को मानते भी उतना ही है। ठीक है, मजाक बनाते थे लेकिन मानते भी थे कि नहीं मानते थे, बस मजाक उड़ाते थे, ऐसा बताओ। चलिए, अच्छा लगा। डेफिनेटली जो भी लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग, वो सभी लोग समझ जाएं चीजों को कि मेडिकल वाले बच्चों के साथ बस हम लोग मजे करते हैं यार। कोई कोई तो एक चाहिए ना करने के लिए मजा। इंजीनियरिंग वाला या मेडिकल वाला कोई एक तो चाहिए। मेडिकल वाले में एक्चुअली क्या होता है, वो बहुत लेबोरियस, बहुत ज्यादा मेहनत उसको करनी पड़ती है, उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। बार बार बोलते हैं 80%, तो 3-4 साल लग जाते हैं उनको प्रिपरेशन करते करते। तो इस वजह से थोड़े कभी कभार मजा ले लेते हैं। उसको तुम लोग अदरवाइज ले लेते हो, मेडिकल वालों का मजाक उड़ाते हैं। मजाक मजाक नहीं उड़ाते हैं दोस्त, अरे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। आइए बेटा बाकी लोग आइए वीडियोस पर, क्लास स्टार्ट करें। तो हमने लिखा कि ये सारे के सारे एम्फोटेरिक है, इसके बाद कुछ और है उसको इग्नोर कर दो, ये भी लिया। अब आप चलो यहां पे मैं लिखता हूं ऐसे एग्जाम्पल्स, इस पर डिस्कस करता हूं। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। ध्यान से, ये सारे के सारे ऑक्साइड हैं। किसके? एल्कली मेटल के 1A+ ऑक्साइड है। तो क्या लगाओगे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए? साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे जाने पर आपका साइज बढ़ गया, इसीलिए आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन पीरियोडिक टेबल सीजियम हाइड्रोक्साइड हमने किया भी था। ये सब सिंपल है, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत मामूली क्वेश्चन, मतलब कभी कभार जेई नीट वगैरह में आ गया तो सब बनाएगा, ऐसा नहीं किया। आप थोड़ा अच्छा लेवल का भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे। जब इनको आपने वाटर में बेटा डाला तो इन सब का हो गया हाइड्रोलिसिस, और आफ्टर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड ये हो गया आपका LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। ठीक है, अब यही क्या बन गया? एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड। एक बार फिर से नीचे जाने पर वही बातें बोलोगे कि साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, बेस का कैरेक्टर बढ़ते चला गया। ध्यान से देखते जाओगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में और लेते जाओगे, जैसे मान लो BuH होल 2, MgOH होल 2, COH होल 2, SROH होल 2, BaOH होल 2। किधर बेसिक स्ट्रेंथ होगा? डाउन द ग्रुप, देखते जाओगे अच्छे से। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, अच्छे से आते जाओ। अगर मैं बोलूं FeOH होल 2 और FeOH होल 3 में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की इनवर्सली, तो इधर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है नहीं, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ सर इसका ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, और एग्जांपल आप इस तरीके का बहुत सारा ले सकते हैं, जैसे CrO Cr2O3, और ध्यान से, और CrO3। देखो क्रोमियम का +2 है यहां बेटा, यहां क्या है रे? +3, और यहां क्या है? +6। तो मैं पूछूं कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो बोलोगे सर इधर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर इधर ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने बेस को अलग से निकाल लिया है, बेस की बातें हम लोग सीख रहे हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अभी फिलहाल एस ब्लॉक के एग्जांपल देखो। अब यही ब्लॉक में आप किस तरह से आपने एस ब्लॉक को डील किया, एस ब्लॉक को डील किया, डी ब्लॉक पी एस ब्लॉक को डील किया, डी ब्लॉक को डील किया, डी ब्लॉक को डील किया, पी ब्लॉक भी एग्जांपल में आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले प्लीज, गेट इट फास्ट।
चलिए हम लोग थर्ड पेज में अब और भी एग्जांपल्स को पहले डिस्कस करें। जैसे अगर मैं बोलूं कि INH होल 3, अच्छे से देखें, और मैं बोलूं कि TLOH होल 3, तो इंडियम थैलियम सेम ग्रुप से है, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे से आ जाओ। अगर बोलूं कि NaOH MgOH होल 2 AlOH होल 3, किधर होगा बेसिक जी? ध्यान दो, सेम पीरियड का एलिमेंट है तो लेफ्ट तरफ ना, देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सेम पीरियड का है तो लेफ्ट साइड ना होगा, होगा ना। जैसे इसी के नीचे हो गया यहाँ KOH, यहां हो जाएगा COH होल 2 और यहां हो जाएगा GOH होल 3, तो लेफ्ट साइड बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर आ जाइए, अगर हम लेते हैं डी ब्लॉक में, फिर आते हैं, ये P ब्लॉक S ब्लॉक का मिक्स्ड एग्जांपल था। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, देखना दोस्त अच्छे से, P ब्लॉक में डिस्कस कर रहे हैं 12th पार्ट। CRO, MNO, FeO, COO, NiO, CuO, अगर ये लिखा जाए तो सब देखो +2 है बेटा, है तो किधर जाने पर होगा? आराम से सोचो किधर जाने पर होगा। तो याद करो, ट्रांजिशन मेटल में राइट साइड जाने पर कैटायन का साइज छोटा होता था, न्यूट्रल एटम में स्कैंडियम टू मैग्नीज डिक्रीज करता था, आयरन कोबाल्ट निकल ऑलमोस्ट सेम, कॉपर से जिंक बढ़ता था, और जब सबका +2 कैटायन बनाते थे तो कंटिन्यूअस डिक्रीज करता था, सिर्फ कॉपर +2 से बड़ा होता था जिंक +2, साइज में हमने पढ़ाया। तो अब राइट साइड जाने पर आपका साइज डिक्रीज करता था उधर, तो बेसिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगा? लेफ्ट ना जी। AIPMT 2004 में भी पूछा हुआ है, AIEEE JEE में कई बार ये सब आया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। चलो, SCOH होल 3, YOH होल 3 और LaOH होल 3, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ध्यान से, ट्रांजिशन मेटल के ग्रुप में साइज इरेगुलर था, अगर आपको याद हो, अच्छे से हमने पढ़ाया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप में साइज का ट्रेंड इरेगुलर था, लेकिन 3B ग्रुप ही एकमात्र ग्रुप ऐसा था जहां डाउन द ग्रुप जाने पर साइज एकदम रेगुलर बढ़ता था, इसीलिए साइज बढ़ने के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो डी ब्लॉक में हमने पीरियड वाला भी एग्जांपल किया, ग्रुप वाला भी एग्जांपल किया। देखो, आयरन कोबाल्ट निकेल का न्यूट्रल एटम का साइज सेम था, लेकिन कैटायन का साइज राइट साइड डिक्रीज करता था, अगर आपको याद हो, +2 में कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता था कॉपर 2+ तक, तो इसीलिए इधर साइज घटने के कारण बेसिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ गया। तो डी ब्लॉक भी हमने किया 12th वाला, S ब्लॉक भी हमने पिछले पेज में किया 11th वाला, P ब्लॉक भी हमने किया, ये P ब्लॉक 11th का आएगा चूंकि 3A ग्रुप का है, ये P ब्लॉक 11th का आएगा चूंकि 3A का है, D ब्लॉक 12th का है। F ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं जो 12th का, ध्यान से देखिए, लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स, इसमें आ जाओ, SCOH होल 3, YOH होल 3 और LaOH होल 3। अब लैंथेनाइड्स के बाद, लैंथेनम के बाद ही ना शुरू होता है बेटा, सीरियम होगा ना, सीरियम, प्रेसोडिमियम, इस तरह करके CEP, RNDP, MSM, EU, ZD, लास्ट जाते जाते YBOH होल 3 और LeOH होल 3। अब सोचिए, आप याद कीजिए, कंटिन्यूअस न्यूट्रल एटम का साइज रेगुलर नहीं था, ऑर्डर, न्यूट्रल एटम का साइज ऑर्डर रेगुलर नहीं था। क्या होता था? राइट साइड जाने पर साइज घटता था, बट EU और YB एबनॉर्मली बड़ा था, इतना बड़ा कि लैंथेनम से भी EU YB बड़ा हो जाता था, आपको ध्यान होगा। बट जब सबको आपने +3 में लाया था तो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड बहुत रेगुलर हो गया था, और +3 में आने के बाद कंटिन्यूअस राइट साइड जाने पर साइज डिक्रीज किया, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ इधर जाने पर घट जाएगा।
आर जब आपने सबको 3+ में लाया, ठीक है, ये डिक्रीजेज, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड आने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। उम्मीद है आपको लेंथेनाइड वाला, देखो एफ ब्लॉक अब पूछता है, कंपटीशन में भी पूछेगा और 12th का भी सिलेबस आपका, तो चलो हमने ये भी क्लियर किया सारे ब्लॉक्स को। कुछ एग्जांपल्स ऑन एनहाइड्राइड्स एक बार फिर से ले लो, एग्जांपल्स ऑन एनहाइड्राइड्स एक बार फिर से ले लो। मान लो अगर आपसे बोला गया कि यहां पर मैं लिख रहा हूं एनहाइड्राइड और इधर मैं लिख रहा हूं उसका बेस लिखना है, बेसेज, मैं यहां लिखूं Al2O3, तो क्या लिखोगे बेटा इसका, तो देखोगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Al3, समझ गए होगे। जैसे मैं अगर लिख दूं SnO2 तो +4 में है, तो क्या लिखोगे बोलो, SnOH2 या SnOH4, तो बोलोगे सर आपने सिखाया सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये नहीं लिखा जाएगा। अगर मैं बोलूं कि CaO है, क्या लिखोगे सर CaOH2। तो हमने बेस वाला पार्ट आपको अभी पढ़ाया, इससे ज्यादा कंपटीशन में नहीं आएगा, इससे कम भी नहीं आता, इतना तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। हमने अभी सिर्फ बेस वाला पार्ट पढ़ा, अभी एसिड वाले पार्ट नहीं भी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4 में चलते हैं, एसिड्स को डिस्कस करते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इस पेज को, और क्या यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया अच्छे से, प्लीज बताइए एक बार जल्दी से, गेट इट फास्ट। जी आया जाए अब इस पेज में ध्यान से। अब मैं ले रहा हूं एसिड्स में ले चलता हूं आपको। एसिड्स हमने क्या लिखा, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिड्स और एसिडिक इन नेचर, यही लिखा हमने बेटा। नॉन मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एसिड या एसिडिक होते हैं नेचर में, क्लियर है। एक्सेप्ट हमने लिखा CO, NO, N2O, H2O एंड OF2, तो H2O से आप समझ ही सकते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, और काफी पूछा जाता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इन चारों में से कौन बिल्कुल ऑड वन है, ठीक है, इन चारों में से पकड़ी कि कौन ऑड वन है, मतलब बिल्कुल अलग है, ऑड समझते हैं ना, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। तो आपको क्या करेगा, 3 बेस दे देगा, एक एम्फोटेरिक दे देगा। तो अब आप उसमें अगर ध्यान में नहीं है कि ये एम्फोटेरिक है क्या है नहीं है, जैसे आपको लिख देगा MgO, Na2O, FeO और ZnO, तो आप सोचेंगे अगर कि कोई S ब्लॉक से, कोई P ब्लॉक से, कोई D ब्लॉक से क्या अलग है, तो आपको यहां अप्रोच लगाना पड़ेगा कंपटीशन में कि बाकी सब बेस है, एक एम्फोटेरिक है। उसी तरीके से आपको दे देगा ऐसे ऑप्शन Cl2O, N2O, जैसे ऐसे देख लो क्वेश्चन, विच इज ऑड वन, पहला इस तरह से दिया, ठीक से देख लो, N2O5, Cl2O7, SO3 और आपको दे दिया CO। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, देखो सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, सब एसिडिक है, वो न्यूट्रल है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका D, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत फ्रीक्वेंट आता, मतलब बहुत बहुत फ्रीक्वेंट आता। तो चलो ये आपको समझ में आ गया। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब हुआ ना तो एसिडिक ना बेसिक। देख बेटा, हमने जो नहीं पढ़ाया कुछ लोग वो समझ जाते हैं क्या, जैसे आपने सुना होगा एसिड रिएक्शन करता है बेस से और बेस रिएक्शन करता है एसिड से, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में 9-10 में पढ़ा जाता है, और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं। आगे हम लोग उस पर लेक्चर लेंगे भी, क्लास भी करेंगे उसका। तो लोग बोल देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं कि देखो ये न्यूट्रल है, इसलिए ना तो रिएक्ट करेगा एसिड से ना रिएक्ट करेगा बेस से। जैसे बेस किससे रिएक्ट करता है, बेस किससे रिएक्ट करता है, एसिड से, क्या बनाता है, सॉल्ट। एसिड किससे बनाता है, बेस से, क्या रिएक्ट करता है, सॉल्ट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन।
एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आप पढ़ते हो 9-10 से चीजें आती हैं। तो इस तरह से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स या तो एसिड डालो या नहीं तो बेस डालो, इन दोनों में से किसी से रिएक्शन नहीं होगा। ये लिखते हैं, एक्चुअली यही टीचर लोग लिखते हैं। बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूं ये लिखते हुए, पढ़ाते हुए, बुक्स भी बहुत सारे लिखता। ये गलत है। देखो आपको फैक्ट क्या है, NaOH का रिएक्शन CO से होता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है, HCONA फॉर्मेट बोलते हैं आप इसको। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो जब ये न्यूट्रल ऑक्साइड है तो रिएक्शन केवल न्यूट्रल ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन नहीं होगा, जबकि ये बेस है। तो एक्चुअली कोई और दूसरे टाइप का रिएक्शन हो सकता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। आपको यह बोलना पड़ेगा कि सर न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एसिड से या बेस से, ये नहीं बोलोगे कि रिएक्शन नहीं होगा, बोलोगे कि नो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे रिएक्शन बहुत तरह का होता है दोस्त, रेडॉक्स भी तो होता है। मान लो कि आपका कोई बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे FeOH3, जैसे FeOH3 या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है FeOH3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयरन 3+। तो हो सकता है कि आप किसी न्यूट्रल ऑक्साइड से रिएक्ट उसको करवा रहे हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन कैसे नहीं होगा। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो। Fe2O3 ये बेसिक है, सही है, मेटल ऑक्साइड। CO न्यूट्रल है। आप लिख दोगे कि नो रिएक्शन, गलत है। ये रिएक्शन होगा। क्यों होगा? यहां पर रिएक्शन का पैटर्न है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन होगा एज CO इज रिड्यूसिंग एजेंट। CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए रिएक्शन का पैटर्न बनेगा क्या? Fe2O3 को CO दोगे और थोड़ा हीट करोगे, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन में बनेगा FeO प्लस CO2। एकदम रिएक्शन होगा। FeO तो छोड़िए, ज्यादा हीट कर दोगे तो ये Fe पर ले आएगा। मेरी बात को समझें। इनऑर्गेनिक में एक्सटेंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस हद तक कौन सी बातें बोलती है, प्योरिटी, लेवल ऑफ प्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा या कम समझ में आया होगा। हमने बोला है दोस्तों कि आपके जहन में होता है कि एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, लोग भी ऐसा बोलते हैं। हमने बोला ये लाइन गलत है कि न्यूट्रल ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, ना एसिड से ना बेस से। रिएक्ट कर सकता, कोई और टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। वो कौन रिएक्शन नहीं कर सकता? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन नहीं कर सकता जिससे सॉल्ट वाटर बनता। तो हमने वही आपको लिखा कि न्यूट्रल ऑक्साइड एसिड या बेस से रिएक्शन नहीं होगा, ये लाइन गलत है। रिएक्शन हो भी सकता नहीं भी। हमने एक एग्जांपल दिया कि NaOH का CO न्यूट्रल से रिएक्शन हुआ है, फॉर्मेट बना है। ये कॉमन रिएक्शन आप लोग ऑर्गेनिक में भी जानते हैं। तो सही लाइन क्या है कि न्यूट्रल ऑक्साइड का एसिड बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन हो सकता है। हमने एक और खूबसूरत एग्जांपल लिया, Fe2O3 में आयरन 3+ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप बोलेंगे कि बेस और न्यूट्रल का नो रिएक्शन, मैं बोलूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन होगा, FeO CO2 Fe बन जाता। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी में, 9th 10th में पढ़ना था मेटलर्जी, लोहे का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसमें हेमेटाइट ओर लेते थे और कार्बन कोक डालते थे उसमें, तो कोक CO बन जाता था। याद करो, ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी का इस्तेमाल करते थे। जब हीट करते थे तो वहां भी तो Fe2O3 हेमेटाइट ओर को CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करके आयरन में पहुंचाता था। तो रिएक्शन कैसे नहीं हुआ? रिएक्शन हुआ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हुआ। क्या मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में गई? अच्छे से समझे इस बात को। क्या कंफ्यूजन है? लोग कहां मार खाते हैं? कंपटीशन इन्हीं चीजों को पकड़ता है। 12th बोर्ड ऐसी चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन कंपटीशन ऐसी चीजों को पकड़ता है। ऐसी चीजें प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग खुलता है। इंसान का दिमाग पैराशूट की तरह होता है। ह्यूमन माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट।
इट वर्क्स ओनली इट इज ओपन। बंद पैराशूट का कोई काम नहीं होता। पैराशूट खोलिए, दिमाग का एक्सरसाइज कीजिए। जितना दिमाग का एक्सरसाइज करेंगे दिमाग उतना ग्रो करेगा, माइंड ग्रो करेगा, आपकी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। मेरी बातें अच्छे से समझ में आई? सारा कॉन्सेप्ट यस और नो बताइए। और सही लग रहा, अच्छा लग रहा है तो लाइक्स भी दबाएं, शेयर भी करें। और वीडियो खत्म होगा बाद में तो कमेंट बॉक्स में भी जाके बहुत कुछ लिखें। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। जी, हम लोग अब इस पेज में क्या डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से देखें। हमने लिखा है, पहले इंट्रोड्यूस किया है एसिड को। अब वापस से आते हैं एसिडिक, पहले एनहाइड्राइड्स पर, ठीक है। एसिड्स एंड एसिडिक एनहाइड्राइड्स। देखो एकदम पी ब्लॉक डी ब्लॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट मसला, खास करके पी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। यहां मैं लिखता हूं एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स कौन होता है? तो सर ये ऑक्साइड होता है, ड्राई वाला फॉर्म। और यहां आपने वाटर से रिएक्शन कराया तो हो गया इसका हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या बन जाएगा? XOH टाइप का एसिड, हाइड्रा ऑक्सी एसिड नहीं, अब बन गया ये ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड को हमने छोड़ रखा है शुरू से ही, ठीक है। आते जाइए, देखते जाइए अच्छे से। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इस एनहाइड्राइड का एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, या फलना एसिड का एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे शुरू करूं मैं, मान लो हमने लिया SO3, तो सवाल है कि इस पर वाटर जाएगा तो कौन सा एसिड बनेगा? H2SO3 बनेगा सल्फ्यूरस, या H2SO4 बनेगा सल्फ्यूरिक। तो हमने अभी अभी आपको सिखाया कि यहां से यहां में ऑक्सीडेशन स्टेट रहना चाहिए। तो आप बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए +6, और यहां निकालिए +4, यहां निकालिए +6। तो कौन वाला बनेगा? ये वाला। ये सही कि गलत? गलत। आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका इस तरह से बना सल्फ्यूरिक एसिड, देखते जाओगे अच्छे से। और ये बना सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड आप इसको बोलेंगे, एनहाइड्राइड सूखा हुआ फॉर्म। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हुआ है यहां एक मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में आप मैकेनिज्म बोलते हैं, तो यहां भी एक मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, एडिशन मैकेनिज्म। ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, बड़ा आसान नहीं है। आपने तो एक लाइन में बस लिख दिया कि वाटर डाले सर और हो गया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोलिसिस सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चेन में, मतलब एक बहुत सारे स्टेप इसमें होते हैं। दूसरा एग्जांपल, किसी में 1-2 स्टेप, किसी में 4 स्टेप, किसी में 6 स्टेप। तो रिएक्शंस के नेचर पर, सब्सटेंस नेचर पर वो डिपेंड करता है। ये इजी नहीं है, आपने एक लाइन में लिख लिया, ये इजी नहीं है। जैसे चलो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं एडवांस्ड वाले कैसे इसको समझे। एडवांस्ड वाले देखें, उनको मैकेनिज्म समझना जरूरी होता है। जब आपने वाटर एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाया, तो अटैक करने के लिए यहां देखो वैकेंट ऑर्बिटल ये क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। ये अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल, तो ये शिफ्ट कर गया S डबल बॉन्ड O O-, ये देख लो O-, और यहां से आ गया O, इस O पर +HH। सही है। ये कोऑर्डिनेट किया तो इस पर जैसे इसको ट्रांसफर करेगा तो प्लस आएगा बेटा, प्लस ये। अब यहां से क्या होगा रे? यहां से ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए H+ हटेगा, और वो H+ यहां पर आ जाएगा, जुटेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O और OH, और यहां भी एक बच जाएगा OH। यही ना है H2SO4। इस पूरे में सिर्फ चीजें ऐड हुई हैं, ऐड हुई, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम हो गया एडिशन मैकेनिज्म। बहुत तरह से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो सकता है, बहुत सारे मैकेनिज्म से, ठीक है। एडिशन, एलिमिनेशन, SN2, कभी कभी हाइड्रोलिसिस SN1 से होता है, मिक्स्ड मैकेनिज्म, पोस्ट पुल मैकेनिज्म, बहुत तरह के मैकेनिज्म होते हैं। तो मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में तो ज्यादा पढ़ाओ तो भाग जाते हैं लोग, तो इसमें और बचा के ही पढ़ाऊंगा मैं।
क्योंकि थोड़ा भी कम समझ में आना आता है, 2 मिनट समझ में कम आना हुआ तो बाहुबली के मूवी के सीन की तरफ आप लोग चले जाते हैं, इसलिए मैं ही कंट्रोल कर लेता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना भागे, पढ़ा नहीं रहा हूं, बस मजाक ही कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये था, इन शॉर्ट आप समझे, मैं आपको यहां पे ये समझा रहा हूं कि दोस्त एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस हुआ, जब एसिड बना, तो इस हाइड्रोलिसिस में एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जेई मेन में आपसे उस मैकेनिज्म के बारे में कभी नहीं पूछेगा, नीट में मैकेनिज्म के बारे में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जेई एडवांस्ड में उस मैकेनिज्म के बारे में भी पूछेगा, और कई बार उस मैकेनिज्म में बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है उसके बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो एडवांस्ड तो आप समझते ही हैं, एडवांस्ड है, तो उनके लिए मैं बाद में आगे कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करूंगा, जो सिर्फ एडवांस्ड वालों के लिए चीजें होंगी, उसमें मेन और नीट वालों की चीजें नहीं होंगी, ये बाद में चीजें होंगी जिसको इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छे से मेरी बात को समझे। ये मैकेनिज्म अभी यहां बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ा भी नहीं होगा, तो अगर मैं लगा दूं तो दिक्कतें भी आएंगी। तो जब आप ऑर्गेनिक का भी मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तब भी सुविधा होगी। और दूसरी बात, क्यों एडवांस्ड वालों के चक्कर में नीट वालों का जान मारा जाए, जेई मेन वालों का जान मारा जाए, 12th वालों का जान मारा जाए, इसीलिए मैकेनिज्म को अभी मैं हटा रहा हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज तो है जो मेन और नीट वालों को पूछा जाएगा, वो ये कि भैया यहां जो रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पर अप्रोच करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से आप यहां पर आएंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल, और मैकेनिज्म को अभी छोड़ रहे हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने लिया Cl2O5 क्लोरीन का। अब क्लोरीन का यहां पर क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि Cl2O5 इनमें से किस एसिड का एनहाइड्राइड है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें से किस एसिड का एनहाइड्राइड है। तो बोलोगे सर आपने सिखाया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सर निकाल लेता हूं +5, तो सर +5 इसमें यहां पे है, तो सर ये और ये नहीं होगा, ये वाला होगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बोर्ड में सब्जेक्टिव में भी आता है, वहां तो ऑप्शन होगा नहीं आपके पास, इन चारों में से क्या होगा, वहां पे आप क्या करेंगे, फिर वहां पे आप प्रोडक्ट किस तरीके से, यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आप मैच कर लिए, जब ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे, नॉलेज की बात है, मैकेनिज्म के बिना तो प्रोडक्ट आएगा नहीं। तो चलो एक शुद्ध देहाती मेथड में समझा रहा हूं, शुद्ध देहाती मेथड, जो गलत है मेथड नहीं है, देहाती है, मतलब हम लोग देसी मेथड जिसको खांटी मेथड बोलते हैं, मतलब मेमोराइज करने के लिए ट्रिक के ऑप्शन के रूप में ऐड कर दो, सीधे सीधे क्या कर देना, सीधा सीधा ऐड कर देना। अच्छे से देखिए मेरी चीजों को, मैंने क्या बोला, ऐड कर देना है सीधे सीधे। हेलो सर, बिग फैन, अरे क्या बात, थैंक यू। देखिए ऐड कर देना है SO3H2O, H2S314, H2SO4। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देसी मेथड, लेकिन गलत है, ये बनेगा मैकेनिज्म से, लेकिन मैकेनिज्म आ नहीं रहा, तो करें क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर सकते हैं। लेकिन और दूसरा एक मेथड में समझा रहा हूं, H2S314, समझ गए सर, यहां भी करके दिखाएं, Cl2O5 + H2O, ध्यान से देखें, H2Cl2 516, H2Cl2O6, तो 2HClO3, H2Cl2O6, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, H2Cl2O6। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखो, CO2 का एसिड क्या बनेगा, एक उपाय है, अगर आप तेज स्टूडेंट हैं तो +4 में कार्बन का एसिड बता दीजिए क्या है, तो बोलोगे सर ये तो पता है, H2CO3 होती है कार्बोनिक एसिड। अगर आप औसत दर्जे के स्टूडेंट हैं और आप ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं पकड़ पाए उतना तेजी से, तो जोड़ लें H2C213, H2CO3, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से N2O3, ध्यान से देखें N2O3, फिर से यहां एक तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट से सॉल्व करने का, +3 में सोचे नाइट्रोजन कौन एसिड बनाता है, तो +3 में नाइट्रोजन बनाता है HNO2,
कौन सा एसिड होता है? ये नाइट्रस। लेकिन आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं तब आप इतना जल्दी बना पाएंगे, अगर नहीं है तो जोड़े H2N2O4, H2N2O4 दो कॉमन लिया, H2N2O4। फिर एग्जांपल लेता हूं, अगर ले लिया जाए Cl2O7, क्या बनेगा? अच्छे स्टूडेंट के लिए अभी भी सजेस्ट करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट से हिट मारो। क्लोरीन +7 में एक ही एसिड बनाएगा, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये यहां से सॉल्व कर लिया अच्छे स्टूडेंट ने। एवरेज स्टूडेंट ने H2Cl2O8, H2Cl2O8, इसको बोलते हैं खट खट बनना। चलो और एग्जांपल कुछ आप ले सकते हो, आपको अच्छे समझ में आएगा। CrO3, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है हालांकि ये मेटल ऑक्साइड, लेकिन एसिडिक होता है, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक होता है। समझाऊंगा कैसे आगे चल के। तो H2CrO4 +6 में क्रोमिक एसिड नहीं वरे, H2CrO6 और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहां भी +6 और यहां भी +6। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आई अच्छे से? कैसे एनहाइड्राइड से एसिड बनाते हैं हम लोग? समझ में आया तो लाइक दबाएं, अभी भी सब लोग लाइक्स नहीं दबाए हैं। और कोई डाउट है तो वो भी पूछें, स्क्रीनशॉट भी लें, और अच्छे से समझ में आया, क्लियर आया तो वो बताएं मेरे को कि वो कैसे होगा। और ध्यान रहे ये ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड टॉपिक चल रहा है, एनहाइड्राइड और एसिड चल रहा है। हाइड्रा को कोई मतलब नहीं, हाइड्रा का कैसे एनहाइड्राइड होगा? हाइड्रा को कोई एनहाइड्राइड नहीं होता, हाइड्रा एसिड का कोई एनहाइड्राइड नहीं होता है, वो हो ही नहीं सकता अगर किसी के दिमाग में वो चीजें आ गई हो। फिर भी हाइड्रा तो अभी चल भी नहीं रहा वैसे। तो चलिए समझ में आया है कि नहीं मेरे को बताइए प्लीज जल्दी से। सर आप तो हम स्टूडेंट्स के लिए जीकेएम है, अब जीकेएम क्या हो गया जी? गंदा वाला कुमार मनु हो गया क्या जीकेएम? शिवनंदन सर आपका हेयर स्टाइल और मनीष भैया का हेयर स्टाइल सेम लगता है। अरे वाह, कहां कहां से आप लोग चीजें खोज के लाते हैं। तो वही बात हुई, अक्षय कुमार पूछ रहे थे कि मोदी जी को कि सर आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कौन सा आम खाते हैं, और आपके इसमें जो है कुर्ते के जेब में बटुआ रहता है कि नहीं। कहां कहां से चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। जीकेएम का फुल फॉर्म बता रहे, गंदा वाला कुमार मन्नू है क्या? है ज्ञान की मूर्ति। और मनीष भैया हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारे छोटे भाई हैं। तो कैसे मनीष भैया और हमारा जो है हेयर स्टाइल या चेहरा नहीं मिलेगा? आइए दोस्त, हम लोग अब इस पेज में देखिए, हम लोग आज इस पेज में अब हमने क्या किया, तो एनहाइड्राइड से एसिड बनाने का अपना दौर चल रहा है। बहुत मजा आएगा, अच्छे से समझे। एनहाइड्राइड से एसिड बनाने का अपना दौर चल रहा है, किस तरीके से बना है, बहुत सारे एग्जांपल लिए। Cl2O नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? एक तरीका +1 से पकड़े तो HOCl, दूसरा तरीका ऐड कर दे H2Cl2O2, H2Cl2O2, H2Cl2O2 मतलब दो कॉमन है, इसको बोलते लोग हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो चलो इस तरह से आप बना लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए। बट ध्यान से आप अगर बात करें, क्योंकि ये तो हमने क्या बोला कि जो वाटर ऐड करते, ये मैथमेटिकली जो जोड़ दे रहे हो, ये कोई तरीका तो है नहीं। तरीका तो वही दो है, या तो मैकेनिज्म आना चाहिए या नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट से पकड़ो। लेकिन काम चला रहे हैं, चूंकि बहुत कुछ आपके हाथ में से स्टैंडर्ड में नहीं रहता है, तो हमने आपको एक पॉइंट बोला, कभी कभी ये चीजें मिस हो सकती है। वो दो एग्जाम्पल जहां पे आप गड़बड़ हो सकते हैं जोड़ने में, मैथमेटिकल वाले अप्रोच में,
वो दो एग्जांपल सीधा लिख दे रहा हूं। एक SiO2, जब भी SiO2 आए तो आप क्या कर देंगे, अगर बना दिया H2O जोड़ दिया तो H2SiO3, इसका आपसे एसिड पूछा गया इस एनहाइड्राइड का, तो आप डायरेक्ट मेथड से, कंगाल वाले मेथड से, देसी मेथड से आप ऐसा बना देंगे। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। एक्चुअली सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, हमने पढ़ाया भी है SiO2 का स्ट्रक्चर, इसीलिए ये वाली चीजें गलत हो गई आपकी। तो सर सही क्या है, इसमें 2 मोल वाटर से हाइड्रोलिसिस होता है इसका सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, और बन गया H4 Si 2 और 2 4 O4। अब यहां कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको पहला पॉइंट याद ये रखना है कि SiO2 में 2 मोल वाटर जोड़ना है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज जाओगे तो सही है अभी भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि P2O5 में 3 मोल वाटर जोड़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जांपल। SiO2 में 2 मोल वाटर जोड़ना है और P2O5 में 3 मोल, तो H6P2O5 और 3 8, H6P2O8 2 कॉमन आ जाएगा, देख रहे हो, H6P2O8 फॉस्फोरिक एसिड। आप ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लीजिए, +5। जब आप मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है, हालांकि काफी टाइम लगेगा अगर मैं मैकेनिज्म से आपको समझाऊं, और मैकेनिज्म अभी सभी लोगों को आ भी नहीं रहा है, इसलिए वो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो जब आप मैकेनिज्म से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों SiO2 में हमने 2 मोल वाटर जोड़ा, 1 क्यों नहीं जोड़ा, और क्यों P2O5 में हमने 3 मोल वाटर जोड़ा, ठीक है। तो आप सबको धराधर जोड़ते जाएं, जब भी एनहाइड्राइड से एसिड बनाना हो डायरेक्ट वाटर जोड़ दें, लेकिन ध्यान रखें कि SiO2 में 1 नहीं 2 मोल वाटर जोड़ना है, और P2O5 में 3 मोल वाटर जोड़ना है। बेटा क्लियर हुआ आपका, क्या बोला गया, SiO2 में 2 मोल वाटर और P2O5 में 3 मोल वाटर, बस यही 2 चीज आपको याद रखना, बाकी सब में लगातार जोड़ दो, जो एग्जाम्पल है सबको जोड़ दो। क्या क्या बोला, SiO2 में 2 मोल वाटर और P2O5 में बेटा 3 मोल वाटर, बस ये वाली चीजें। अब आ जाओ, तो हमने ढेर सारे एग्जांपल्स किया, अब मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स की बातें मैं करता हूं। ध्यान से मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स को ऐसे डिस्कस करते हैं। ऑल्सो अब यहां पे लिया जाए एसिड, और इधर वाटर निकालने का प्रोसेस, और बनाया जाए एनहाइड्राइड्स। देखो जी अब क्या किए, उलट दिए प्रोसेस को। क्या मतलब सर, अभी तक क्या कर रहे थे तुम लोग, अभी तक कर रहे थे कि एनहाइड्राइड में, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड में वाटर ऐड करके हाइड्रोलिसिस करवा के एसिड बना रहे थे। एम आई राइट। अब क्या करना है, उल्टा करना है प्रोसेस को। प्रोसेस के उल्टा करने का मतलब क्या, अब एसिड से एनहाइड्राइड लिखना है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएगा कि एसिड कोई दे देगा, बोलेगा इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, तो वाटर निकालना है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, देखो वाटर ऐड करने को क्या बोलते थे, हाइड्रोलिसिस। वाटर निकालने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। नाम से भी बहुत क्लियर है, सुखाना, डिहाइड्रेट करना। वाटर ऐड करना तो बहुत आसान है, लिए एक गिलास पानी डाल दिया। निकालना तो किसी भी चीज से बहुत मुश्किल है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। निकालने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात सुनेंगे, किसी चीज में पानी डाल के और पानी निकालें कैसे, चीनी में पानी डाल दिया, बोला जाए कि वापस से चीनी बनाओ, तो क्या ऐसा है कि पानी को पकड़ के उठा के निकाल दिए, नहीं निकलेगा। कुछ एजेंट लेना होगा, ड्राइंग एजेंट, सुखाने वाला एजेंट। फर्श पर भी पानी गिरता है तो ड्राइंग एजेंट लेते हैं, कपड़ा से वाइप करते हैं, उसको पोंछते हैं। क्लियर है चीजें। पानी निकालने के लिए हमेशा एक ड्राइंग एजेंट, सुखाने वाला एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन बाय सम ड्राइंग एजेंट्स, सम ड्राइंग एजेंट, सुखाने वाला एजेंट। ये कौन होता है, ये होता है P2O5। ये पानी सुखाने में काम आता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी सुखाने में काम आता है।
कैल्शियम ऑक्साइड पानी सुखाने में काम आता है, कैल्शियम क्लोराइड पानी सुखाने में काम आता है, वगैरह वगैरह। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन इनमें से कौन सा ड्राइंग एजेंट किसके लिए लगेगा, इसका सिलेक्शन बहुत टफ है, आसान नहीं, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, पानी निकाल के वापस एसिड से एनहाइड्राइड बना देंगे, लेकिन किसके लिए कौन लगेगा ये बहुत ज्यादा टफ है, इसको बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पानी निकालने के लिए एनहाइड्राइड बनाते हैं हम लोग, ईथर का भी एनहाइड्राइड बनाते हैं, बहुत सारी चीजों का एनहाइड्राइड बनाते हैं, पढ़ते होंगे आप। तो जैसे सक्निक एसिड है तो सक्निक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड है तो थैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं ना इस तरीके से। तो मिलिटिक एसिड है तो मिलिटिक एनहाइड्राइड ऑर्गेनिक में भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% केसेस में आप कॉन्केस्टोसोफोर इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक में भी कॉन्केस्टोसोफोर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक में भी करते हैं, इनऑर्गेनिक में भी करते हैं। अगर आपको पढ़े होंगे आप, एल्कोहल बहुत सारा लेते हैं, बहुत सारे एल्कोहल से वाटर निकाल करके ईथर बना देते हैं, हम लोग ईथर बनाते हैं ना, एनहाइड्राइड तैयार करते हैं। खैर जिनको नहीं आता है कोई ध्यान नहीं देना उस तरफ। हमारा यह मकसद है अभी बोलना यह है कि एसिड से वाटर निकाल के एनहाइड्राइड जो आप बनाएंगे तो इसमें ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल होगा, सुखाने वाला एजेंट। ये एजेंट P2O5 कॉन्केस्टोसोफोर CaOCl2 है, लेकिन इसमें से इनऑर्गेनिक में ये दो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। कौन दो? P2O5 और कॉन्केस्टोसोफोर। इसमें बेटर कौन है? P2O5। हालांकि ज्यादा इस्तेमाल होता है कॉन्केस्टोसोफोर, मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कौन? कॉन्केस्टोसोफोर। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? P2O5। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके, आउट ऑफ दीज 4 एनहाइड्राइड्स विच वन इज मोस्ट इफेक्टिव एनहाइड्राइड, ड्राइंग एजेंट, आउट ऑफ these 4 drying agents which one is most effective drying agent? तो P2O5। लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है? ज्यादातर केमिस्ट्री में चलता कौन है? कॉन्केस्टोसोफोर ज्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है। H2SO4 से भी आपने पानी निकाला, चलो वही एग्जांपल से शुरू करते हैं। इधर एसिड इधर एनहाइड्राइड, H2SO4 से निकालिए, पानी निकालना है। सोचो P2O5 कितना स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एजेंट होता है कि इसका पानी निकाल लिया, H2O घटा लो, H2O निकाल लो तो क्या बचा रहे? SO3 सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। देखना बेटा अच्छे से, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। बढ़िया से सीख, मजा आ जाएगा, अच्छे से सीख, ध्यान नहीं हटाना। H2SO4 से भी वाटर निकाला हमने, H2O SO3। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट वही है दोस्त कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, इस कॉन्सेप्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं है। चाहे एनहाइड्राइड से एसिड बनाओ कि एसिड से एनहाइड्राइड बनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम रहेगा। तो चल आ जा, हमने H2SO4 से निकाला, यहां ड्राइंग एजेंट P2O5 डाल रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि P2O5 H2SO4 से अच्छा एनहाइड्राइड है, ड्राइंग एजेंट है, तभी तो इसका भी पानी वही सोख रहा है। और वाटर निकाल लिया, P2O5 ने वाटर को ले लिया। अगर कोई बोले इसके अंदर कौन सी घटना हुई तो बोलोगे P2O5.H2O बन गया, 2 moles ऑफ HPO3 बन गया। ध्यान से, H2P2O6, तो H2P2O6 2 moles ऑफ HPO3। सर क्या बोला आपने, एक बार फिर से बता दीजिए। लेक्चर सर तेज हो गई है, फास्ट हो गई है, तो थोड़ा सा दिमाग अब उतना लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और देखिए ध्यान से, और लास्ट टाइम में होता भी है कि थोड़ा बाउंस करता है ज्यादा, तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने बोला कि एसिड से वाटर निकाल के एनहाइड्राइड बनाने के लिए प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और डिहाइड्रेशन का प्रोसेस मैं खुद रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं हर तरह के बच्चे होते हैं, एक बार में भी पकड़ते हैं, किन्हीं को आदत होती है 2 बार 3 बार बोलने की, ठीक है। और हमारे देश की तो खासियत है, जब तक धमाका ना हो किसी चीज में, बार बार चिल्लाया ना जाए, बार बार ठोका ना जाए, तब तक कोई सुनता ही नहीं है। इतना पढ़ लिख के यूपीएससी करके बड़ा बड़ा कंपटीशन दे करके तब लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब बनता है, और वो जज साहब तैयार होते, इतने बड़े बड़े कंपटीशन दे करके, लॉ वगैरह सब पढ़ के, उसके बाद भी जज साहब को दे हथौड़ा, ए महाकाल की सौगंध, ऑर्डर ऑर्डर। समझ रहे मेरी बातों को? तो यहां ठोक पीट करके बोला जाता है, रे सुन, तो वही हम सुना रहे हैं, रे सुन। तू नहीं भी बोलता तब भी मैं 2 बार 3 बार रिपीट खुद कर देता हूं कि रे सुन, तो चल सुन।
एसिड से वाटर निकालने के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोला। डिहाइड्रेशन में पानी जो निकालना होता है यह अपने आप नहीं निकलता है, इसके लिए कुछ ड्राइंग एजेंट चाहिए। ड्राइंग एजेंट P2O5, H2SO4, CaOCl2, ये सब ड्राइंग एजेंट है। सब क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। ये इनमें से कौन ड्राइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है? 5 ऑप्शन दे दिया, अमोनिया, NaOH, समझ रहे हो मेरी बात को, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह से 5 ऑप्शन कुछ दे दिया, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो समझना ये 4 फ्रीक्वेंट ड्राइंग एजेंट है, P2O5, ConK2SO4, CaOCl2। इस 4 में 2 इस्तेमाल ज्यादा होता है, P2O5 और ConK2SO4। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है ConK2SO4, लेकिन इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइंग एजेंट है P2O5, क्योंकि खुद जब H2SO4 का पानी सोखना हो, एब्जॉर्ब करना हो, तो P2O5 इसका पानी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, निकाल लिया। तो निकाल के क्या बना? P2O5 ने पानी ले लिया, P2O5 ने पानी ले लिया, तभी तो बना SO3। तो H2P2O6, H2P2O6। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो दूसरा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, अच्छे से देख। मान ले मैंने किया HMnO4, ये एसिड, मैंने बोला कि पानी निकालना है। तेज स्टूडेंट के लिए ब्रिलियंट सर, ऑक्सीडेशन स्टेट से मैं काम कर रहा हूं शुरू से, तो मैग्नीज का सर +7 में मैं बनाऊंगा ऑक्साइड। ऑक्साइड O पर 2- तो Mn2O7। एवरेज दर्जे के स्टूडेंट, नहीं सर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पकड़ पाता हूं, मेरे को आदत है जोड़ने वाली, तो इस बार निकालना है H2O, तो H2O, H2 चाहिए, यहां 1 है सर, बैलेंस कर दूं, तो H2O निकल गया, तो सर बचा Mn2, और 8 O में से 1 O निकल गया, तो 7। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से चल रहा है। एसिड से भी एनहाइड्राइड बनाया, अब एनहाइड्राइड से एसिड बनाया, हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग इस पेज में क्या कर रहे थे? एसिड से एनहाइड्राइड बना रहे थे, डिहाइड्रेशन। सर एक एग्जांपल और कुछ कीजिए अच्छे से, तब और थोड़ा क्लियर हो जाए। चलो एक एग्जांपल करता हूं, HCl, ये छोड़ दो, कोई दूसरा ले लेते हैं, H3VO4। ध्यान से, दोनों तरीके के स्टूडेंट, एनहाइड्राइड बनाना है, अच्छे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से हमेशा अप्रोच करते हैं। -8 +3 +5, 5। सर वैनेडियम +5 में बनाएगा, V2O5। एवरेज स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरे को वो नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, मैं जोड़ घटाव कर रहा हूं, तो H2O निकालूंगा, यहां 2 है यहां 3 है हाइड्रोजन, तो सर यहां पे 3 लगा दूं और यहां 2, तब 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 था वहां 3 था, तो बैलेंस करने के लिए। तो H6 हो गया, H6 यहां भी। अब निकालना है, ध्यान से देखो, 6 हाइड्रोजन गायब, ऑक्सीजन 8 है, 8 में से 3 गायब, तो 5 बचा, और वैनेडियम 2, V2O5 आ गया। बहुत आसानी से कर लिया, बैलेंस बस किया, तो 6 हाइड्रोजन निकल गया, वाटर निकल गया, और 8 ऑक्सीजन में से 3 निकल गया, तो 5 बचा ना बेटा, और V2 हो गया। तो या तो आप जब भी एसिड से एनहाइड्राइड बनाते हैं, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रख करके ऑक्साइड तैयार कर ले, या नहीं तो H2O को निकालते समय बैलेंस करके आराम से निकाल ले। ठीक 8:30 पर आपकी क्लास इस तरीके से आज खत्म होती है, और 6:50 पर हमने शुरू किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ चीजें हमने कंपटीशन के लिए सिखाया। एक क्वेश्चन तकरीबन AIPMT, जेईई मेन वगैरह में फ्रीक्वेंट इस टॉपिक से अभी तक की चीजों में आ जाती है। अगले लेक्चर में मैं आपको मिक्स्ड एनहाइड्राइड का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और साथ में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी सिखाऊंगा, और थोड़ा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी सिखाऊंगा, जो जेईई मेन का एपेक्स लेवल, मतलब जेईई मेन का आखिरी लेवल, नीट का आखिरी लेवल, और एडवांस्ड का कॉमन एरिया हो जाएगा। वो वाला लेक्चर अगले क्लास में होगा। जेईई मेन का आखिरी लेवल मतलब जेईई मेन का जो टफ वाला एरिया है, वो नीट में जो टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग उसको पकड़ने वाले हैं। तो
मुस्कुराते रहिए, हमसे प्यार करते रहिए, घर वालों से प्यार करते रहिए, और गूगल पर जाकर के कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक को रिव्यू कीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे बारे में लिखिए, बताइए अपने दोस्तों मित्रों से और अपने जूनियर्स से बताइए, क्योंकि हमने आपके जूनियर्स के लिए भी एक नया फाउंडेशन बैच MWF मंडे वेंसडे फ्राइडे में सेम टाइम में स्टार्ट किया है, आपको मालूम होगा, जिसकी डेमो क्लासेज चल रही है, जिसमें हमने 2 डेमो क्लास लिया भी है, फ्री डेमो क्लास, एक फ्री डेमो क्लास और लूंगा, उसके बाद फिर डेमो क्लास वो बंद हो जाएगी। और अभी तक ऑनलाइन की फी जो है वो आपकी 3500 है, बट आफ्टर 31 जून 1 जुलाई से आपकी ये फीस 4500 हो जाएगी। तो आप अपने जूनियर्स को भी बोलें, अगर आपको अच्छा लग रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे पढ़ना, बढ़िया अनुभव मिल रहा है, तो जूनियर्स को भी पकड़वाएं और प्यार आपका बरकरार रहे, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।